दोस्तों सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिशन जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बोला था, ठीक है, इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके बारे में देखने वाले हैं क्योंकि थोड़ा लंबा PDF है, तो उस वीडियो में हम उसको कवर नहीं किए थे। ठीक है, तो देख सकते हो ये CUJ का जो है ऑफिशियल BA BEd BSc BEd के लिए जो है ये पेज है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात किए थे। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना परेशान परेशान नहीं, कंफ्यूज में हैं कि CUJ का रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या खुल गया। भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का नहीं खुला है अभी। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा मैंने, बता रहे हैं खुल गया, नहीं खुला है अभी तक। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, नहीं खुला है अभी तक, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, हम देख लेते हैं ये इनका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, पूरा PDF जो है हम देखने वाले हैं। चलो, तो ये देख सकते हो पूरा PDF है। ठीक है, एप्लीकेशन एंड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए ये देखो, पर्सपेक्टिव स्टूडेंट एस्पायरिंग टू join integrated undergraduate postgraduate program Central University of Jharkhand for the academic session 2026-27 must complete their application submission process through the Common University Entrance Test CUET JEE Main या फिर ITP NCET। ठीक है, CUET ITP या JEE Main दे करके जो है आप यहाँ पे किसी भी प्रीफर्ड प्रोग्राम में जो है आप लोग एनरोल हो सकते हो। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। द रिलेवेंट एंट्रेंस टेस्ट, ये तो ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग से देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, रजिस्ट्रेशन होने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको ज़रूरी होगी वो देख लो। देखो, वैलिड एंट्रेंस टेस्ट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड एंट्रेंस टेस्ट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, तो सबका वैलिड ही है। ठीक है, और कट ऑफ के हिसाब से आप लोग का मेरिट बनेगा। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, और आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है इनका उसको मीट करना चाहिए। ठीक है, देखो इनका जो प्रोस्पेक्टस है ना, ठीक है, बस गाइडलाइन, एडमिशन गाइडलाइन दे दिया है। ये ITP का नहीं है, ये ओवरली एक 2026-27 अकाडमिक ईयर के लिए एक गाइडलाइन दिया है एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। ठीक है, ना कि प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों ने प्रोस्पेक्टस अभी तक दिया नहीं है, सीट मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी बोल दिया कि +2 जो आपका 12th है उसमें 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है ये सब दे दिया है, बट जो इनका जो प्रोस्पेक्टस एक रहता है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो वह पहले वो रिलीज़ करेंगे ये लोग। ठीक है, और उसको रिलीज़ करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, तो उसके बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आता। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रोज़ाना बेसिस पर जो है एडमिशन यूनिवर्सिटी पोर्टल को देखते रहना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं कोई अपडेट अगर आया होगा तो, ताकि आप उसको मिस आउट ना कर जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हु सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and have valid entrance score must participate in online registration process by accessing registration link provided on the university website, जो कि अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल फ़ी, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी आप पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता या रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म तो आप कहोगे रिफ़ंड दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपको इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी का। ठीक है, एडहेरेंस टू डेडलाइन, भाई डेडलाइन के अंदर अंदर आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना आप किसी भी प्रोग्राम में जो है एनरोल नहीं हो सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेम रखना है, खुद का ही रखना है। ठीक है, रिफंड जो भी आपके
रहने वाले उसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, बैंक डिटेल्स पे जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ठीक है, रिफंड के लिए। तो उसको अपना ही देना, ठीक है। कहीं साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो उन साइबर कैफ़े वाले भैया का मत दे देना, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। पेमेंट मेथड, फिर आप अपना पेमेंट मेथड कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट एडवाइज टू मेक फ़ी पेमेंट यूजिंग देयर ओन बैंक अकाउंट, ठीक है, या फिर फैमिली मेम्बर्स का कोई। पेमेंट शुड नॉट बी मेड फ्रॉम अकाउंट बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज अननोन इंडिविजुअल एज मैनी रिफंड, जो भी होंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे ना सीधा, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, candidates must ensure all information provided in the registration application form is accurate and precise होना चाहिए, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में जो भी भर रहे हो वो सारे एक्यूरेट और जेन्युइन होने चाहिए। यानी कि जब वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए, तब जो है आपका वो कर दिया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, देखो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग आपको बुलाएंगे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, जो भी आपकी प्रोसेस है एडमिशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को आप देखेंगे। जो भी आप रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें भरे होंगे ना, उन सभी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे एक बारी, ठीक है। और वेरीफाई हो जाने के बाद उसी बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ऑफलाइन फिजिकल मीटिंग के लिए बुलाते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और जो बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग में गए होंगे उन्हीं बच्चों का मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जा नहीं पाते, तो उनका मेरिट नहीं बनता है फिर, और वो लोग कट जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा उसमें फ़र्क देखने को मिलता है कट ऑफ में, ठीक है। नो चेंज आफ्टर सबमिशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आप एक बार फिल कर लिया, सबमिट कर दिया, तो उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी आपके जो है यूजीसी के रेगुलेशन जो भी होते गाइडलाइन, और जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन अनुसार होता है, ठीक है। बाकी अलॉटमेंट ऑटोमेटेड सीट एलोकेशन प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, ठीक है, एंड रिलाइज ऑन द मेरिट, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे होता है। डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सबमिटेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इफ सीट्स रिमेन वैकेंट एडिशनल राउंड ऑफ एडमिशन में बी कंडक्टेड, अगर जो कि होता ही है, फर्स्ट राउंड में कोई सीट वैकेंट रही तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होगी, फिर सेकेंड में भी सीट वैकेंट रही तो फिर थर्ड, ऐसे करके जाता है, ठीक है। और फोर्थ राउंड तक भी चला जाता है, ठीक है। ईच राउंड ऑफ सीट एलोकेशन विल बी डिटरमाइंड बाय मेरिट, सीट अवेलेबिलिटी एंड कंप्लीएंस विद अ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, ठीक है। कैटेगरी का भी यहाँ पे मेजर रोल रहता है, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर की अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद देखो आपको ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑल एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस इट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में होगा तो आपको ऑफलाइन मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुए होंगे उनका नाम डिस्प्ले कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद मेरिट बनेगी, ठीक है, उन बच्चों का मार्क्स के हिसाब से कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द aggregate normalized score or percentile obtained by candidate. This list will be used for ranking and shortlisting of candidate for admission, ठीक है। display of admission related information all official information relating to admission will be updated on the university's website. Candidates are advised to monitor the website regularly for update। ये तो ज्ञान की बात है खाली, ठीक है। एडमिशन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, वो देखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन, ठीक है। तो अभी उसके बाद फाइनली आपको एडमिशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। एक बार ये आपका नाम जब आ जाएगा तो किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो हमारे यहाँ, तो आपको आना पड़ेगा इधर, ठीक है, एडमिशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जाओगे तो फिर आप अपना एडमिशन कंप्लीट करवाओगे, ठीक है।
अब देखो टाई ब्रेकिंग का क्या रूल है, ठीक है, कोई दो बच्चे हैं किसी कैटेगरी में तो भाई सेम हो जाता है अगर उनका मार्क, तो क्या किया जाएगा, इन द इवेंट द 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर द सेम मेरिट स्कोर, ठीक है, ए सेट ऑफ टाई ब्रेकिंग रूल्स बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द रैंकिंग। फर्स्टली प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स, ठीक है, इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो हायर मार्क्स ये तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद 10+2 का जो आपका जो भी मार्क्स रहा होगा, +2 का पहले देखेंगे, फिर +2 में भी सेम है तो फिर 10th का देखेंगे, तो उस हिसाब से जिस बच्चे का 12th में ज़्यादा मार्क्स है उसको मिल जाएगी वो सीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और ग्रेजुएशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। इफ़ द टाई रिमेन्स अनरिजल्व्ड, उसके बाद भी अगर अनरिजल्व रहता है, द ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस बेस्ड ऑन एज, ठीक है। तो जो फिर भी अगर टाई ब्रेक नहीं होता फिर भी सेम मार्क्स रहता है, ठीक है, 12th में भी, तो फिर देखा जाएगा कि कौन बड़ा है, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखिए जो भी बड़ा होगा उसको सीट मिलेगी, ठीक है। अगर फिर भी टाई रहता है भाई, फिर भी टाई रहता है, द कैंडिडेट विथ हायर मार्क इन एच क्लास 10 देखा जाएगा, फिर भी अगर टाई रहता है तो 10th सर्टिफिकेट देखा जाएगा और उस हिसाब से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। प्रोग्राम प्रेफरेंस एंड कैटेगरी, ठीक है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कोई भी प्रोग्राम जो है चूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें तो वैसे तो आपको आईटी भी सिलेक्ट करना है, एक ही प्रोग्राम, ठीक है, बीएससी बीएड या बीए बीएड, ठीक है। बट अगर देखो प्रोग्राम में भी बता देते हैं, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट चूज देयर प्रेफर्ड प्रोग्राम एंड कैटेगरी ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये तो करोगे ही। वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड, no changes or modification will be allowed at any stage of admission. Also, any request for change or modification in this regard shall not be entertained, okay। अब देखो प्रोग्राम सिलेक्शन रूल क्या कहता है, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्शन रूल, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ए प्रोग्राम ऑफ देयर हायर प्रेफरेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी लोअर प्रेफरेंस प्रोग्राम, ठीक है। मान लो कोई बच्चे ने, कोई कैंडिडेट ने जो है प्रोग्राम अप्लाई किया, जैसे बीएससी बीएड बीए बीएड दो है ना, किसी चीज़ को मेजर लेकर के पहले प्रेफरेंस में रखा है हायर प्रेफरेंस में बीएससी बीएड, ठीक है, और सेकंड में रखा है बीए बीएड, ठीक है। तो माना अगर उसका बीएससी बीएड में हो गया सिलेक्शन पहले ही, तो भाई उसको फिर बीए बीएड में नहीं सीट मिलेगी, ठीक है, बीए बीएड में सीट नहीं मिलेगी, फिर बीए बीएड के लिए उसको वेट लिस्ट नहीं किया जाएगा। उसका बीएससी बीएड में हुआ है, अगर आप बीएससी बीएड में लेता है सीट ठीक, वरना नहीं, ठीक है, बीए बीएड में कोई चांस नहीं फिर। बट अगर उसका बीए बीएड में सिलेक्शन हुआ है, बट उसको फिर वेट लिस्ट किया जाएगा जो उसका बीएससी बीएड में दूसरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अगर उसका लोअर प्रेफरेंस में प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है तो उसको वेट लिस्ट किया जाएगा, उसकी मर्ज़ी है ना फिर कि वो उसमें लोअर प्रेफरेंस वाले में एडमिशन लेना चाहता है या नहीं। अगर नहीं ले रहा है तो फिर जो हाई प्रेफरेंस है उसमें अगर होता है तो फिर उसमें चला जाएगा, है ना। बट कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड इन देयर लोअर प्रेफरेंस प्रोग्राम विल रिमेन ऑन द वेटिंग लिस्ट फॉर ऑफ देयर हायर प्रेफरेंस प्रोग्राम, ठीक है। वेट लिस्ट for each program of study will be prepared following the same procedure as the merit list, ठीक है। वेट लिस्ट का मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही प्रोसीजर के हिसाब से होगा, ठीक है। तो कुछ दिया नहीं है खास। प्रमोशन टू हायर प्रेफरेंस, once a candidate is moved to higher preference, his or her seat in the lower preference program will automatically be forfeited। ये फिर लोअर प्रेफरेंस वाली सीट जो है उसको रद्द कर दी जाएगी, मतलब नहीं माना जाएगी उसके लिए रीजन, मतलब है, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट फ़ी, एडमिशन फ़ी जो है पेमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट पे रिक्वायर्ड एडमिशन फ़ी ऑनलाइन मोड में, ठीक है, पोर्टल पे जाकर के द एडमिशन फ़ी मस्ट बी पेड विद इन स्पेसिफाइड टाइमलाइन फॉर दैट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। उसी राउंड में करना है, जैसे आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हुआ, सेकंड राउंड में, उसी राउंड में आपको दे दिया जाएगा पोर्टल, उसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है अप्लाई करना है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस में खाली आपको जाकर एडमिशन करवाना होता है आपका, ठीक है। अगर आप फेलियर हो जाते हो, पे नहीं कर पाते, एडमिशन फ़ी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन ऑफर
एंड द सीट विल बी एलोकेटेड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जाओगे एडमिशन के लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका। 3 सेट ऑफ फोटोकॉपीज फॉर वेरिफिकेशन। Inability to present the required document will lead to disqualification from the admission process। ठीक है। Recognized examination, if a candidate's qualifying examination that is 10+2 or graduation equivalent is not recognized by CUJ or UGC or any relevant authority, his or her application will be rejected। जैसे कुछ बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे NIOS बोर्ड है, जैसे वैसे तो NIOS बोर्ड जो है एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, बट हर जगह नहीं होता वो भी एक्सेप्टेड। ठीक है। तो वैसे ही कह रहे हैं, अगर यूजीसी के द्वारा अगर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी बोर्ड वगैरह, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। 10+2 आप पास भी किए होगे तो आपको नहीं मिलेगा सिलेक्शन एडमिशन। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कन्वेक्सिंग एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एडमिशन प्रोसेस थ्रू अनअथर, भाई यहीं से करना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं और से कर रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है। सबमिशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिल जाएगा, ये आपको उधर जो है अपलोड करना है। ठीक है, सबमिट करना है। ठीक है। लीव सैंक्शन फॉर एम्प्लॉयड, ये तो एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए है, ये आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, अब ये देखो भाई, ये ज़रूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रिजर्व्स द राइट टू require any student to undergo medical examination to assess their fitness for their program they have been offered admission to। ठीक है। तो भाई जैसे कि आप लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट देखे, ठीक है, उसमें कहीं भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी भी आप जो है प्रोग्राम में आपको एडमिशन से जो सीट आपको मिली है उसको पाने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन अंडरगो जाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पहले आपको फिट है हो कि नहीं आपको देखा जाएगा, कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी बड़ी, तो इसलिए एडमिशन फॉर सच कैंडिडेट विल बी डिपेंडेंट ऑन ऑब्टेनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है। आपको या तो फिटनेस सर्टिफिकेट आप जो है इनके यहाँ से एग्जामाइन करवा के मेडिकल ऑफिसर ऑफ CUJ से जो है फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के आप दो, या फिर कहीं और से और एनी अदर डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा के फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बेसिकली जो CMO वगैरह होते हैं उनसे आप लोग सिग्नेचर करवा के आप लोग दे सकते हो। ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया नहीं है उसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट में, बट देख सकते हो यहाँ पे इसकी बात की है। ठीक है। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ एडमिशन, अगर आप कुछ भी ऐसा गलत सलत करते हो, इफ दैट डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है। एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। इफ द एप्लीकेंट इज़ फाउंड टू हैव यूज्ड फ्रॉडुलेंट मेथड्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट, कोई भी गलत सलत डॉक्यूमेंट देते हो, फर्जी डॉक्यूमेंट, तो भी हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। इफ द एप्लीकेंट हैव प्रोवाइड फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तब भी इन द एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो इसलिए भाई अच्छे से देख के, है ना, जो भी आपका जो हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है। एकदम अच्छे से देख के भाई बार बार उसको रीचेक करके ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ठीक है। डिटेक्टिव डिस्क्रिपेंसीज, ये तो कुछ है नहीं उतना ज़रूरी कुछ, बाकी फ़ी रिफंड पॉलिसी देख लो। ठीक है। एनी रिफंड इफ़ एप्लीकेबल विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर एडमिशन के बाद होगा। ठीक है। हालांकि आप एडमिशन प्रोसेस के दौरान ही आपको जो है ये फ़ी रिफ़ंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट जो इनका जो रिफ़ंड मिलने का जो प्रोसेस है कि आपको रिफ़ंड कब तक मिलेगा, वो एडमिशन के 2-3 महीने बाद मिल जाएगा। ठीक है। नो रिफंड विल बी इश्यूड इन केस ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन, अगर क्या है तो नहीं मिलेगा। रिफंड विल बी रिमिटेड टू द बैंक अकाउंट। ठीक है। कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन के दौरान जो बैंक अकाउंट दिया होगा उसी पे रिफंड होगा। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ देयर सबमिटेड डिटेल्स एंड फॉलो द गाइडलाइन स्ट्रिक्टली। ठीक है। ये तो कुछ है नहीं। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय एनी एडमिटेड स्टूडेंट द रिफंड ऑफ फीस विल बी प्रोसेस एज फॉलोइंग। यहाँ पे देखते हैं टेबल में क्या दिया है। ठीक है।
देखो भाई, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन, और यहाँ पे कितने % का आपको जो है रिफंड मिल जाएगा उसके बारे में दिया है, ठीक है। देखो, अगर 15 डेज या फिर उससे ज़्यादा बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, जो भी आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है, उससे 15 दिन पहले, ठीक है, या उससे ज़्यादा पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 100% का रिफ़ंड जो आपको मिल जाएगा। बट इसमें वो फ़ीस होती है एक, ठीक है, जो भी इनका प्रोसेसिंग फ़ीस 2000 रुपीज़ लगता है, वो नहीं दिया जाएगा, उसको काट के बाकी सारा जो आपका फ़ीस है वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। लेस देन 15 डेज बिफोर फॉर्मली नोटिफाइड द डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। अगर 15 दिन से कम अगर में कर रहे हो आप, अप्लाई कर रहे हो रिफ़ंड के लिए, ठीक है, लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यानी लास्ट डेट एडमिशन के पहले 15 दिन से अगर कम है, 15 दिन से ज़्यादा या 15 दिन पहले आप करते हो तो 100% आपको मिल रहा है। बट अगर 15 दिन से कम है, जैसे 7-8 दिन है अभी एडमिशन क्लोज होने में, और तभी आप अप्लाई करो, तो आपको 90% आपको मिलेगा, ठीक है। पूरा टोटल जो आपका फ़ीस है उसका 90% रिफंड मिलेगा। उसके बाद 15 डे और लेस आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो 15 दिन के अंदर अंदर, तो आपको 80% मिलेगा, ठीक है। 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा या 30 डे से कम, ठीक है, 30 दिन से कम है अगर, तो आपको 50%, मतलब एडमिशन ख़त्म होने के, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा 30 दिन से कम के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो रिफ़ंड के लिए, तो आपको 50% मिलेगा। बट अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया टाइम, अभी तक ना आप अप्लाई नहीं किए हो, क्लासेस सब स्टार्ट हो चुके होते हैं तब तक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ कोर्सेस फ़ी जो होता है वो मिल जाता है, कोर्सन फ़ी, ठीक है। बाकी आपको कोई फ़ीस जो है, एकेडमिक फ़ी जो है नहीं मिलता है, कोर्स फ़ी जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है। देख सकते हो ये 2000 आपको मिल जाएगा इन केस ऑफ ए प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ नॉट मोर देन 5% ऑफ फीस पेड बाय द स्टूडेंट सब्जेक्ट टू आपके रिफंड के 2000 रुपये जो काट के बाकी सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये हॉस्टल एकोमोडेशन देख लो, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द हॉस्टल एकोमोडेशन एंड एडमिशन प्रोसेस आर सेपरेट, दोनों अलग अलग प्रोसेस है और इंडिपेंडेंट है। फाइल सिक्योरिंग एडमिशन टू एकेडमिक प्रोग्राम इज ए प्रीक्विजिट, ठीक है। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी हॉस्टल अकोमोडेशन, ठीक है। भाई सीट मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, ठीक है। ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस इज फॉलोड फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट इन द ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, DSW जो ऑफिसर्स हैं वो ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, अलॉटमेंट गाइडलाइन, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और हॉस्टल एकोमोडेशन जो भी है वो सारा देखते हैं, तो उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए, ठीक है। हॉस्टल में सीट बची होगी तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, नोटिस फॉर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट, एनी चेंज इन द एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम स्पेसिफिक पॉलिसीज विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट चेक करते रहो, और if required and deemed appropriate, the university reserves the right to amend any provision of the admission procedure and modalities through notice, notification और ऑफिस ऑर्डर, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है। ये जो है ITEP के लिए स्पेशली जो है कोई आप लोगों का प्रोस्पेक्टस नहीं है, बस एडमिशन गाइडलाइन है, ठीक है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई भी बात ऐसी नहीं है, ITEP के जो कोर्स के रिगार्डिंग कोई बात है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही कोई प्रोस्पेक्टस आता है आपका CUJ के तरफ से, देखो बहुत सारे बच्चों को गैप ईयर का बारे में कुछ नहीं बोले हैं ये लोग, ठीक है। और भी जो मार्क्स रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से वो बताए हैं हालांकि, ठीक है। एज के बारे में नहीं बताए हैं, और कैटेगरी के हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में नहीं बताया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना रहने वाली उसके बारे में नहीं बताया, अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आया है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे जैसे ही अपडेट आएगा हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब खुल जाएगा उसके बारे में हम टेलीग्राम पे दे देंगे भाई लिंक, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी,
ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियो ऐसी आएंगे बहुत सारी। इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ आएगी, ठीक है। तो जानकार रहिए, ठीक है, सतर्क रहिए, ठीक है, जो भी जहाँ जो भी हो रहा है, ठीक है, मिस आउट ना कर जाओ कोई भी अपडेट्स है, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ रेगुलरली आने वाली है अब, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए नए यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हुए। तो तब तक आप लोग खुश रहो, ठीक है, और हमारे वीडियोस देखते रहो। थैंक यू सो मच।